कौन से ऐसे वेरियस कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट, उसमें हमने सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर के बारे में, है ना। जितने भी हम अर्थ की सराउंडिंग है जहाँ पर रॉकी पोर्शन है या फिर रॉकी पोर्शन है और फिर टॉपमोस्ट लेयर सॉइल है, और जहाँ पर ये हम एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर हम रिसाइड करते हैं, जहाँ पर हम इंडस्ट्रीज बिल्डिंग्स अपने घर ये सब बनाते हैं, जहाँ पर हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। उसके बाद हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर, है ना, वो कंपोनेंट जहां पर वाटर अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सी, ओशन, रिवर्स एंड लेक। अब जब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मैंने क्या बताया था कि वो डोमेन जहां पर एयर एग्जिस्ट करती है ना, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वेरियस गैसेस अवेलेबल होती है, ओके। एंड जब इन तीनों कंपोनेंट जब एक साथ मिलके वहां पे लाइफ एग्जिस्ट होती है जहां, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा बायोस्फीयर। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि ये तो हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट जो कि हमें नेचुरली मिला। उसके बाद हमने पढ़ा था ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या था कि ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर हमने एजुकेशन सिस्टम्स बनाए, अपने कास्ट सिस्टम बनाए, फिर उसके साथ साथ सोशली अपने सोशल रिलेशंस बनाए, पेरेंट्स के साथ, आपकी कलीग्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा आखिरी में ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट जो कि ह्यूमंस ने अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए क्रिएट किया हो। तो उससे मैंने आपको बताया था कि उसके बाद हमने पढ़ा था ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर इंसानों ने अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए थिंग्स इन्वेंट की या क्रिएट की। तो उसमें मैंने आपको बताए थे हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, कार, ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में काफी हमें हेल्प करती है, हमारे सारे काम इजी से हो जाए। आप बिल्डिंग इसलिए बनाते हो ताकि वहां पर आप रिसाइड कर सके, इंसान को शेल्टर मिल सके, व्हीकल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो आप ट्रांसपोर्ट है बहुत इजीली कर सके। तो ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर ह्यूमंस ने अपने लिविंग को बहुत इजी बनाने के लिए जो चीजें कंस्ट्रक्ट की है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है हाउ डू कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कोएग्जिस्ट। ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ओके। द एनवायरनमेंट इंटरैक्ट with each other and are often dependent on one another। अब ये जो एनवायरनमेंट है ये काफी एक दूसरे से कनेक्टेड है और एज वेल एज डिपेंडेंट भी है एक दूसरे के ऊपर, ओके। कैसे डिपेंडेंट है, आप प्लांट्स ग्रो करते हो तो ऑल्दो नेचुरली है बट लेकिन हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, फूड ग्रो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन पर भी डिपेंडेंट है कि नहीं। अब प्लांट जो डिपेंडेंट है हम पर किस डिपेंडेंट है, क्योंकि हम इससे ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हेल्प करता है उनको ग्रो करने के लिए। तो ये एक दूसरे से काफी इंटरैक्टेड भी है और जुड़े हुए भी है और कहीं ना कहीं डिपेंडेंट भी है, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। An ecosystem is a system formed by the interaction of living organisms with each other as well as with the physical and the chemical aspects of their environment। इकोसिस्टम कैसे फॉर्म होता है, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है किससे, दोनों से, द फिजिकल एंड द केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जब वो फिजिकली उससे इंटरेक्ट करता है एज केमिकली द प्रोसेस ऑफ, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड देखे, तो ये हमारी केमिकल प्रोसेस हो गई। फिजिकली कैसे कि हम उनकी देख रेख करते हैं, उनको ग्रो करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट करना, ओके। कैसे, फिजिकली एज वेल एज केमिकली। इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम कैन बी लार्ज सच एज दैट लार्ज ऑफ ए रेन फॉरेस्ट और स्मॉल एज सच दैट अ पोंड। अब ये एक इकोसिस्टम कैसा होता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट हो सकता है बहुत छोटा सा पोंड, बहुत छोटा सा तालाब हो, वो भी एक इकोसिस्टम ही कहलाएगा। And all organisms in an ecosystem are linked by the transfer of energy and materials between them। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इकोसिस्टम में
वो कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है? बाय ट्रांसफरिंग द एनर्जी और द मटेरियल। ओके, अब एग्जांपल्स को समझते हैं कि इन अ पोर्ड इकोसिस्टम लाइक ऑक्सीजन एंड वाटर आर द सम फिजिकल एंड द केमिकल फैक्टर्स the non-living elements that are consumed or used by all the living elements। अब देखिए पोर्ड इकोसिस्टम में कौन कौन चीज है यहाँ पे? केमिकली फिजिकली इन्वॉल्व है लाइट, ओके, ऑक्सीजन एंड वाटर, है ना। ये तीनों केमिकली एंड फिजिकल फैक्टर्स हैं और द नॉन लिविंग थिंग्स, ओके, दैट आर कंज्यूम्ड और यूज्ड बाय ऑल द लिविंग एलिमेंट्स। और ये सारी चीजें जितने भी वहाँ पे जैसे कि फिश है, प्लांट्स है, ये सभी यूज करते हैं, है ना। ऑक्सीजन भी यूज करते हैं, ओके, वाटर का यूज होता है, वाटर यूज होता है फॉर प्लांट्स, ओके। फिर इसके साथ जो फिश है उसको ऑक्सीजन से ब्रीथ करना होता है तो वो उसको वाटर में से मिलता है। सो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ओके। लिविंग एलिमेंट्स सच एज फोटोप्लैंक्टन एंड रूटेड प्लांट्स प्रोड्यूसर्स आर कंज्यूम्ड बाय द zooplankton and primary consumers which are in turn eaten by the small fish, the secondary consumer. These fish are further consumed by the large fish which is known as tertiary consumer। अब अगर स्टार्ट है फोटोप्लैंक्टन मैंने ऐसे प्लांट्स जिसकी रूट जो होती है वो आपके पानी के अंदर होती है और वो कहीं मतलब जो आप ये समझ लीजिए पानी के जो पौधे आपको देखते हैं जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उनको कौन कंज्यूम करता है? ज़ूप्लैंक्टन विच आर ज़ूप्लैंक्टन जो डेड जो ऑर्गेनिक मैटर है, छोटे छोटे जो आपके इंसेक्ट्स है या फिर आपके छोटे छोटे उसमें उनके स्पीशीज है वाटर के, वो उनको कंज्यूम करते हैं। अब उनको कौन कंज्यूम करता है? फिश, जो कि छोटी छोटी फिश रहती है तो उनको वो हमारे क्या जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इन छोटी छोटी फिश को इससे बड़ी वाली जो फिश होती है बिग फिश वो कंज्यूम करती है, वो उसको खा जाती है, तो हमारे ये जो बड़ी फिश हो जाएगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी? टर्शियरी कंज्यूमर। अब फाइनली दिस ऑर्गेनिज्म डाई एंड गेट डिकम्पोज और बाद में ये वापस से ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, वापस से साइकिल चलती रहती है। दिस ये पूरी साइकिल इसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। This energy released by decomposition of dead organism gets circulated back in the pond ecosystem, thus completing the energy transfer chain। और ये साइकिल प्रोसेस चलती रहती है और ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है और ऐसे ये पॉन्ड इकोसिस्टम हमेशा चलता रहता है बाय जैसे कि साइकिल के थ्रू चलता रहता है। मीन जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म हो गया, फिर वहीं से स्टार्ट करा फिर वहीं, मतलब कि वापस से फोटोप्लैंक्टन के ऐसे प्लांट जो क्योंकि ग्रो होते हैं पानी में उनको कौन कंज्यूम करता है? जो छोटे स्पीशीज जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं, वो उसको कंज्यूम करते हैं। फिर उनको कौन कंज्यूम करता है? जो स्मॉल फिश और जो स्मॉल फिश को फिर कौन कंज्यूम करता है? बिग फिश। फिर वो मर जाती है, फिर वहाँ उसकी वजह से डेड थिंग जो ऑर्गेनिक जो मैटर बचता है उससे न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं और उसकी वजह से वापस ये साइकिल पूरी कंप्लीट होती रहती है। तो ऐसे ही एनर्जी चलती जाती है इन द फॉर्म ऑफ साइकिल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हाउ डू ह्यूमंस मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। अब ह्यूमंस ने कैसे अपने इस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया। अब हम बात यहाँ पे कब से कर रहे हैं? फ्रॉम द अर्ली ह्यूमंस, क्योंकि जब अर्ली ह्यूमंस जब अर्थ पर रिसाइड कर रहे थे उस समय का एनवायरनमेंट कैसा था और आज का एनवायरनमेंट काफी जमीन और आसमान का अंतर है। अगर आपकी बुक में पेज नंबर 62 पर एक्टिविटी दे रखी है तो उसमें है ना एक्टिविटी कहाँ की दे रखी है? आपके अर्ली ह्यूमंस के टाइम। तो वहाँ पे देखिए अगर आपके पास बुक है पेज नंबर 62 पे एक्टिविटी 4 में पिक्चर टेल्स नाम की एक एक्टिविटी है, तो उसमें देखिए उनके जो हाउसेस बने हुए हैं वो कच्चे हाउसेस बने हुए हैं जिसमें वो जो सूखी हुई लीव्स होती हैं, जो रूफ डाली गई वो सूखी हुई लीव्स से डाली गई है। ओके, वो लोग एनिमल्स हंट कर रहे हैं। ओके, फिर जो काम हो रहा है उनका बहुत मेहनती काम हो रहा है, बिकॉज वो हथियार अपने टूल्स बना रहे हैं, टूल्स को फिर वो लकड़ियाँ काटने में पेड़ काटने में वो यूज़ कर रहे हैं। पर लेकिन आज के टाइम पर अगर हमें पेड़ काटना हो या फिर कोई दूसरा काम है तो हमारे बहुत सारी ऐसी मशीन्स है जिसका हम यूज़ करके हम वो चीज़ को बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो यही कंपेयर करना है कि द अर्ली ह्यूमंस वर्सेस अर्थ में कितना चेंजेस लाए हैं हम ह्यूमंस, है ना। क्या क्या हमने डेवलप किया हमारे एनवायरनमेंट में या फिर मॉडिफिकेशन हम लेके आए हमारे एनवायरनमेंट। Humans have a crucial role to play in all ecosystems because human activities can directly influence the sensitive balance of this ecosystem. Humans काफी एक important role play करते हैं
क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट और उनका इंटरेक्शन काफी कुछ बदल सकता है हमारे इस इकोसिस्टम में। ओके, when human beings come in contact with the natural environment, then they try to modify it to meet their requirements. अब वो जब नेचुरल चीजों से मिलते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं, तो वो उसको काफी मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका काम इजी हो सके, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उस सोर्स से वो लोग उसको मीन से बोल सकते हैं जितना सोर्स से जितना वो एक्सट्रैक्ट कर सके अच्छी चीज़ें वो करने की कोशिश करते हैं। ओके, जिससे कि इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आते हैं। इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स मतलब पहले, ओके, बहुत पहले ह्यूमन बीइंग्स लर्न टू अडैप्ट टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। जब वो अर्ली ह्यूमन जब अर्थ पर आया है, व्हेन द स्टार्टिंग ऑफ द ह्यूमन जनरेशन स्टार्ट हुई थी, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को पहले तो अडैप्ट करना सीखा एनवायरनमेंट के साथ। ओके, दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड ऑब्टेन फूड बाय गैदरिंग नट्स, प्लांट्स एंड बेरीज। उन्होंने अपना फूड पहले कैसे गैदर करते थे, हमने फर्स्ट चैप्टर जैसे क्लास 6 में पढ़ा था कि वो हंटिंग एंड गैदरिंग करके अपना खाना और जो भी क्लॉथिंग होती है उसके बाद उसको मैनेज करते थे। तो पहले ह्यूमंस कैसे थे, गैदरर्स थे, वो लोग नट्स है, प्लांट्स है, बेरीज है, इनको कलेक्ट करते थे। ओवर टाइम द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, दे स्टार्टेड हंटिंग फॉर। पर धीरे धीरे से समय बढ़ता गया तो उनकी जो नीड है वो बढ़ती गई और इस वजह से उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। दे बिगेन टू बिल्ड शेल्टर्स एंड क्लोथ देमसेल्फ यूजिंग दिस मटेरियल फ्रॉम नेचर। और धीरे धीरे उन्होंने अपने लिए घर, अपने लिए कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये सब क्या है, ये जब ह्यूमन बीइंग्स ने नेचर से इंटरेक्शन किया और अपने जो कहते हैं जो हम ह्यूमंस का दिमाग उसका इस्तेमाल करके मॉडिफिकेशंस लेके आए। तो कैसे स्टार्ट किया था, एज ए हंटर दे एज ए उन्होंने गैदर स्टार्ट किया। पहले से खाना वो गैदर करते थे, उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट किया, हंटिंग से आज हंटिंग करना सीख गए, उन्होंने शेल्टर बनाना और अपने लिए कपड़े बनाना सीखा उन्होंने, जो भी उनको नेचर से सामान मिलता है। As time went by, human beings began to grow crops and started living in communities. They domesticated animals to have them in farming activities. और धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया तो इंसान को ये पता चला कि हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते, तो वो एग्रीकल्चर में करना स्टार्ट कर दिया और एक साथ वो गुड बना के रहने लगे, एज ए कम्युनिटी बना के रहने लगे। उससे ये पता उनको चला, इससे ये पता चलता है कि ह्यूमंस को ये पता चल गया कि अगर हम ज़्यादा कम्युनिटी के फॉर्म में रहेंगे तो उतना ही हम पे हार्म होने का डर कम है। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिकेटेड करने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया। डोमेस्टिकेट यानी उनको पालना सीख लिया, उन पर एक तरीके से अपने उनको कमांड करना सीख लिया कि उन पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, कैसे मतलब एक तरह डोमेस्टिकेशन है, उनको पालना सीख लिया। ओके, The invention of the wheel led to the evolution of transport. और जब इन्वेंशन हुआ व्हील का, पहिए का, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक इवोल्यूशन लाया ट्रांसपोर्ट में। बिकॉज उससे पहले बाय फुट या हॉर्स के बैक पर इंसान ट्रैवल करते थे, पर जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो वो जो अपने गुड्स होते थे एक जगह से जगह गुड ट्रांसपोर्ट करना इजी हो गया। और जो बाय फुट जो ट्रैवल करते थे वो कम हो गया, जैसे बैलगाड़ी बना ली, घोड़ा गाड़ी बना ली। तो इससे उन्होंने सीख लिया कि मतलब एक तरीके से इन्वेंशन होगा। फिर उस वजह से बहुत सारे काफ़ी इन्वेंशन है। सपोज दैट अगर व्हील का इन्वेंशन ही नहीं हुआ तो शायद आज हम ट्रांसपोर्टेशन में हमें दिक्कत आती है। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो देखिए आज आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल जाते हैं। Once settlements came into existence, human beings began to trade articles among themselves. और व्हील के इन्वेंशन से काफी कुछ बदल गया। तो इंसान ने फिर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, अपने गुड्स को जगह जगह बेचना, दूसरी जगह को बेचना, दूसरी कंट्रीज में ले जाके बेचना। This was called a barter system। और फिर इधर से इन्होंने सीखा barter system। barter system एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि आज भी बहुत सारे ऐसे विलेजेस जो छोटे छोटे गाँव हैं वहाँ पे अभी भी प्रिवेल है कि जो आप सामान दीजिए, कोई भी आप जैसे गेहूँ दिया तो उसके बदले आप कुछ और सामान ले लीजिए। सपोज आपको फल लेने हैं या सब्जी लेनी है तो आप जो भी राइस है या जो वीट है, गेहूँ है, उसको आप देते हो, उसके बदले में वो आप जो भी फ्रूट्स लेना हो या वेजिटेबल्स लेना हो आप एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे कि आपके एग्जाम्पल एक बुक में दे रखा है, फॉर एन एग्जाम्पल ए पर्सन नीडिंग ए काउ वुड एक्सचेंज हिज बैग्स ऑफ व्हीट फॉर अ काउ। अगर पहले के टाइम पे अगर किसी पर्सन को काउ खरीदनी होती थी तो वो क्या करता था कि सामने वाले से
अपने पास जो भी वेट है, जो भी उसके पास अनाज है, उसके एक्सचेंज में वो काउ खरीद लेता था। ओके, स्लोली द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड स्टार्टेड, मनी केम टू बी यूज्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द बार्टर सिस्टम। और धीरे धीरे इस सिस्टम में और मॉडिफिकेशन आया, इंसान ने मनी पैसों का इन्वेंशन करना स्टार्ट कर दिया, और फिर उसके बाद से उन्होंने पैसों से कमोडिटीज एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन goods had to be produced on a large scale to meet the growing needs of the humans. The invention of fast modes of transport led to the further development of the trade. धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब जब फैक्ट्रियां बढ़ने लगी, मतलब फैक्ट्रियां और बढ़ने लगी, वहाँ पे प्रोडक्शन जब ज़्यादा होने लगा, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब भी धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगा, और जो लार्ज स्केल, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब आप फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड्स बढ़ गई होगी आपके गुड्स की, तो आप जब ज़्यादा गुड्स आपको जो ट्रांसफ़र करना, आपको प्रोड्यूस करना हो, तो फिर आप क्या करोगे, आप इसके साथ ह्यूमंस की नीड्स बढ़ती है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें कुछ ऐसा ट्रांसपोर्टेशन बनाना होगा जिससे कि हम ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी कर सके। हम ऐसे मशीन्स बनानी पड़ेगी जिससे कि एक आदमी का काम मशीन 10 आदमी का काम वो कर दे। जहाँ इंसान एक आदमी किसी काम को करने में बहुत टाइम लगा, वही मशीन अगर 10 इंसान का काम कर दे उसी टाइम में, तो वो बेनिफिशियल है। तो ये सारे ह्यूमंस की नीड्स है, उसकी वजह से ह्यूमंस ने अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया। टुडे ह्यूमन बीइंग्स आर विटनेसिंग एन information revolution which has brought with it telecommunication and the internet. This has made communication much faster and easier than before. Thus, over time, human-made elements have taken over the life to a greater extent. अब आज के अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की अगर लाइफ के बारे में बात करें, तो आज हमारे पास कौन सा जो रिवॉल्यूशन चल रहा है, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। ओके, मतलब कि ऐसा कम्युनिकेशन या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें इंटरनेट के थ्रू, और टेलीकम्युनिकेशन यानी कि आप जो टेलीकम्युनिकेशन करते हो, फोन पे बातें करते हो, मैसेजेस भेजते हो, वो उसके थ्रू इंसान, ये रिवॉल्यूशन चल रहा है, उसके थ्रू इंसान बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन भी करता है ना, और साथ ही साथ उसको बहुत जल्दी अर्जेंट उसको सेंड करना होता है कोई चीज़, तो बहुत जल्दी सेंड हो जाता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आजकल का मनी ट्रांसफर। बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप किसी को भी कहीं भी आप मनी सेंड कर सकते हो बाय बैंक ट्रांसफर और बाय ऑनलाइन बैंकिंग। ओके, तो ये सब क्यों, ताकि हम ह्यूमंस को नीड पड़े, हम ह्यूमंस को अपना टाइम बचाना था, इसलिए हमने ये सारे इन्वेंशंस किए, हमने टेक्नोलॉजी को इतना अपग्रेड किया कि आज हम घर बैठे बैठे कोई भी काम कर लेते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो प्रॉब्लम आई ह्यूमंस ने, जब ह्यूमंस ने अपना एनवायरनमेंट में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करे, और उसकी वजह से एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट पड़ा, है ना। तो आपने वर्ड सुना हो ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, है ना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो उसमें से जो वेस्ट निकलता है वो हमारे एनवायरनमेंट में जाके मिलता है, उसको वेस्ट वाटर है। ओके, जो सब फैक्ट्री में से स्मोक निकलता है वो हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब करता है, आपका पावर वेस्ट वाटर तो हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब करता है। साथ ही साथ आप व्हीकल्स रन करते हैं, ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का आप रन करते हो, तो ये सब ऑब्वियसली बात है, ऐसे हार्मफुल स्मोक्स एमिट करते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर फ्यू अलार्मिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, है ना। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, और जो भी हमें नेचुरल सोर्स है वो अब कम होते जा रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका पेट्रोलियम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो मतलब कि अब कुछ ऐसा समय बाद ऐसा टाइम होगा कि ये सब खत्म हो जाएंगे, और आज जितने भी ट्रांसपोर्टेशन हो या पेट्रोल या फिर डीजल पर रन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे अब ये नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसीलिए एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करके रखना जरूरी है बिटवीन द ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट। ह्यूमन मस्ट लर्न हाउ टू हार्मोनियसली लिव एंड इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। और ह्यूमंस को ये बात पता होना चाहिए, या फिर ये बात जल्द से जल्द सीखनी चाहिए कि जितना हमें नेचर से ज़रूरत है सिर्फ उतना ही हम उसका यूज़ करें, उससे ज़्यादा एक्सेस में यूज़ ना करें।
और क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर जनरेशन के काम आएगा। वहाँ पे आज हम एक्सेस यूज़ करेंगे तो आगे की फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ नहीं बचेगा। और हम वापस कैसे चलेंगे पुराने समय में, जब यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी, लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, तो फैसिलिटीज़ नहीं थी और वो जो लाइन थी बहुत जल्दी कठिन थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम रिसोर्सेज ख़त्म कर देंगे पूरे, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास कोई रिसोर्सेज नहीं मिलेगी और वो वापस उसी दौर में पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। Every year to create awareness and to protect our environment, Earth Day and World Environment Day are celebrated on 22nd of April and 5th June respectively in different parts of the world. और इसी बात की अवेयरनेस लाने के लिए अर्थ डे और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अर्थ जो डे है वो 22nd of April को सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5th of June को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? ताकि जो हमारे अंदर अवेयरनेस आए, हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और उसमें बैलेंस बनाकर रहे। हियर देयर इज द एंड ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट ऑफ द जियोग्राफी। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, उसका मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दूंगा। थैंक यू।